मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे और आग्रह भी करूंगा और करता रहूंगा दर्शकों कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में 2 शब्द लिखें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा बढ़ जाता है। दर्शकों, आज भी कुंडली एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें लगन का स्वामी ये 12 भाव है। सभी प्रभाव इसी में जीवन के सुख दुख का कोटा सभी इन 12 भावों में लगन का भाव है और 10th भाव का स्वामी है और ये 8th भाव का स्वामी है। आज के वीडियो में इन तीनों की ही ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो सबकी है। ये आमदनी का भाव है, खर्च का भाव है, धन का भाव है, पराक्रम का है, भूमि मकान माता का, शिक्षा संतान आदि का त्रिक भाव है, जीवन मृत्यु का भाव है, अशुभ भाव है, गूढ़ ज्ञान भी है। ये सारी चीजें है, ये मैं बताता हूं। लेकिन अगर लगन भाव का स्वामी यहां पर यानी 10th भाव का स्वामी लगन में हो तो एक अच्छा उत्कृष्ट राजयोग बनता है। जैसे जैसे बालक ऊपर उठता है तो उसके राह आसान होती जाती है और उतना ही बड़ा बन जाता है, बड़ा विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है और सभी प्रकार का सुख। क्योंकि ऐसा सोचो कि वो भाग्य अपने कर्म का साथ लेकर के आया है। जो लगन में अगर दशमेश हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो दशमेश अशुभ स्थिति में हो तो फिर परेशानी भी उतनी ही आ जाती है। अशुभ स्थिति में कई तरह के हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, आस्त हो सकता है, अशुभ नवास में हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा हम बात करेंगे आज 22वें दृष्टिकोण की। 22वां दृष्टिकोण क्या है उसकी भी बात करेंगे। पहले मैं बता दूं 22वां दृष्टिकोण में जो ग्रह होगा, जैसे मैंने पहले 64वें नवास में मैंने बताया था और उसी के साथ लगता है 22वां दृष्टिकोण 8th भाव में आता है। इस 8th भाव में आता है 22वां दृष्टिकोण। कैसे दृष्टिकोण बनता है, क्या होता है, मैं बताऊंगा। 22वां दृष्टिकोण में जो ग्रह होगा वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा आदि में अशुभ फल करेगा, हानि करेगा, परेशानियां देगा। 22वें दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण मतलब D3 का बोला गया जिसको बहन भाई और प्रवृत्ति बोला गया है। लेकिन 22वां, जिस तरह से 64वां नवास अशुभ है उसी तरह से 22वां दृष्टिकोण भी अशुभ है। उसमें जो ग्रह होगा वो है बहुत ही अशुभता का प्रतीक होगा। अब दृष्टिकोण कैसे बनता है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। दृष्टिकोण क्या है? एक राशि है, 30 डिग्री की है, एक राशि है, 10 डिग्री का एक दृष्टिकोण होता है। एक राशि में 3 दृष्टिकोण होते हैं। मैंने इसी को आज दूसरे रूप से समझाने की कोशिश की है। ये मैंने ये पृथ्वी का पात है, ये पूरब है। जहां मैंने पूरब लिखा ये पूरब है। जब बालक जन्म लेता है तो जो राशि यहां आती है वो लगन की राशि बनती है। तो दृष्टिकोण शुरू होता है काल पुरुष की मेष राशि से। मेष राशि से होता है। पहले मेष राशि से समझ लो, फिर उसके बाद बताऊंगा। तो मेष राशि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, यानी मेष राशि के 3 दृष्टिकोण होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला भाव जिस राशि का है उसी राशि का दृष्टिकोण होगा। जैसे यहां पर मेष राशि है तो मेषी राशि का पहला दृष्टिकोण होगा और दूसरा भाव उससे 5वीं राशि का दृष्टिकोण होगा, उससे 5वीं राशि का दृष्टिकोण होगा। इस तरह से ऐसा इन्होंने फल दीपिका में बताया हुआ है। 5वीं राशि के होगा। थोड़ी सी गलती लग गई है इसमें, 5। दूसरा दृष्टिकोण उस मेष राशि से होगा तो 5वीं राशि से होगा। तीसरा दृष्टिकोण उससे 5वीं से होगा। मतलब अगर यहां पर मेष राशि है तो पहला दृष्टिकोण, पहली 10 डिग्रियां वो मेष राशि की होंगी और दूसरी मेष से 5वीं राशि की होंगी और फिर 9 राशि से होंगी, 5वीं राशि का होगा दृष्टिकोण। तो एक राशि में 3 दृष्टिकोण हो गए। मेष में 3 हो गए, वृश्चिक में भी 3 हो गए और मिथुन में भी 3। ये हर एक राशि में 3-3 दृष्टिकोण हो गए और हम 8th भाव पर आते हैं तो यहां पर 24 दृष्टिकोण हो जाते हैं। 10-10 डिग्री का एक दृष्टिकोण है।
10 डिग्री का पहला, 10 डिग्री का दूसरा, 10 डिग्री का तीसरा, यानी एक राशि में 30 डिग्रियों को 3 भागों में बांटा गया। पहला उसी का ही होगा। जैसे मैं चार्ट बनाया है, मेष राशि में पहला मेष राशि का होगा, दूसरा सिंह राशि का होगा और फिर धनु राशि का होगा। देश कौन होगा? 1, 5, 9 इनके स्वामी होंगे ये। वृषभ राशि में पहला 2 का होगा, फिर 6 का होगा, 10 का होगा। मिथुन राशि में पहला देश कौन जिस राशि का है उसी राशि से संबंध होगा और उसके बाद 7वीं राशि का होगा, जैसे 3, 4, 5, 6, 7वीं और फिर 11वीं राशि आ गई। कर्क राशि में पहला देश कौन कर्क का होगा, दूसरा वृश्चिक का होगा, तीसरा मीन राशि का होगा। सिंह राशि में पहला सिंह राशि का, दूसरा धनु राशि का, तीसरा देश कौन मेष राशि का होगा। कन्या राशि में पहला 6 राशि का, फिर मकर राशि का, फिर वृषभ राशि का। तुला राशि में पहले तुला राशि का, फिर कुंभ राशि का, फिर मिथुन राशि का होगा। वृश्चिक राशि में पहले वृश्चिक राशि का, फिर मीन का, फिर कर्क राशि का होगा। धनु का पहला धनु का, फिर मेष का, फिर सिंह का होगा। इस तरह से मकर का होगा और कुंभ का भी होगा। यानी जिस राशि का देश कौन है पहला भाव 10 अंश का उसी राशि का होगा, उसके बाद उससे 5वीं और फिर उससे फिर 5वीं। इस तरह से एक राशि को 3 भागों में बांटा गया, उसको बोला गया दृष्टिकोण। तो टोटल दृष्टिकोण कितने हो जाएंगे? 36। 12 राशियों में 3-3 दृष्टिकोण हो गए, 36 हो गए। तो मैंने ये मेष राशि के 3 यहां पर सीरियल नंबर से दिखाए हैं। 36 दृष्टिकोण हो जाते हैं 3 राशि में। या ऐसे समझो, मोटे तौर पर समझो, एक राशि को 3 टुकड़ों में बांट दो, 10-10 डिग्री का एक टुकड़ा, 3 टुकड़ी हो गए और 12 राशियों में 36 टुकड़ी हो गए। और जो 22वां जो भाग बना उसको 22वां देश कौन बोलते हैं, वो अशुभ बोला गया है। 22वां कहां बनेगा? यानी 7 राशि तक तो 7 या 21 हो गए, 22वां अष्टम भाव में बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, शुरू कब होगा? जब बालक जन्म ले लेगा तब शुरू होगा। जन्म के टाइम पर जब बालक ने जन्म ले लिया, मान लिया अगर आपके उदय अंश किसी भी राशि का हो, कोई भी राशि का उदय 5 डिग्री का है तो पहले देश कोण में हुआ, तो 5 से ही देश कोण चलेगा। अष्टम भाव में भी 5 डिग्री लेकर करके तभी जाके देश कोण होगा। पहले नवास जो था 3 डिग्री 20 मिनट का था, देश कोण 10 डिग्री का एक है, इतना ही फर्क है। नवास एक राशि में 9 होते हैं और देश क्रांत एक राशि में 3 होते हैं, 10-10 डिग्री के 3 होते हैं, तो 12 या 36 हो जाते हैं। यहां पर बात है। तो आगे हम बात करेंगे, जैसे ये तुला लगन की राशि है, 3 डिग्री पर उदय हुआ। यहां पर मैंने 3 डिग्री 51 मिनट पर उदय पहले देश कोण में जन्म हुआ, तो 21 देश कोण 3:51 तक चलेंगे अष्टम राशि में। अष्टम भाव में जो भी राशि आई 3 डिग्री 51 तक होंगे। 3:51 से बाद में 22वां देश कोण शुरू होगा, जो कि 3:51 से लेकर के 13:51 तक होगा। यहां पर आएगा 22वां अष्टम भाव की राशि में आएगा। ये बात आई। अब इनको देश कोणों को अलग अलग किया गया है। कुछ शस्त्रधारी है, कुछ पास है, कुछ निगड़ है, कुछ गिद्ध के समान है, कुछ सुअर के समान है, कुछ पक्षी, कुछ चतुष्पद, कुछ सब ये बराबर है। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख है 22वां देश कोण और ये निगड़ मकर राशि का पहला देश कोण और वृश्चिक राशि का दूसरा देश कोण। वृश्चिक राशि का दूसरा, मकर राशि का पहला। वृश्चिक राशि का दूसरा और मकर राशि का पहला ये कारोवास भी करा सकता है। ये सबसे ज्यादा अशुभ है। बाकी ये सारे अशुभ है, शस्त्रधारी है, पास है, निगड़ है, सारे अशुभ है। लेकिन इनकी अशुभता इतनी नहीं महसूस होती अगर आपके ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लग्नेश आदि बली हो, तो ये देश कोण किसी काम का नहीं रहता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ग्रह कमजोर हैं, आपके ग्रह कमजोर हैं, तो खास तौर से ये सब जो देंगे वो साधारण दोष परेशानियां देंगे। लेकिन पास और निगड़, पास मतलब वृश्चिक राशि का दूसरा, जो मैं बता रहा हूं वृश्चिक राशि का दूसरा, 8वें भाव की राशि का दूसरा, 8वें भाव की राशि का दूसरा, जिसको कि 22वां देश कोण कहते हैं, वो वृश्चिक राशि का यहां बताया है। लेकिन आपके लगन से 22वां जो होगा आपकी कुंडली में वही होगा। अब उसी चीज को हम देखते हैं आपकी कुंडली में।
देश कोण पर चर्चा, देश कोण बता दिया। 22वां देश काल में ग्रह का क्या प्रभाव होगा, नुकसान देगा, हानिकारक होगा, धन की हानि करेगा और कारावास भी दे सकता है। प्रभावों का व्यवसाय में परेशानी को। जातक का जन्म 24/11/2000 कृष्ण पक्ष होगा, स्वाति चरण 3 शुक्रवार को सुबह 4:04 पर हुआ। जन्म के समय लगन के 3 डिग्री 51 मिनट है, बुध 21 डिग्री है, चंद्रमा 14 डिग्री 37 मिनट है, सूर्य 8 डिग्री 5 मिनट है, शुक्र 19 डिग्री 6 मिनट है, केतु 23:50 पर है, मंगल 18:18 पर है, शनि 3:15 पर है, गुरु 12:51 पर है और राहु 23:58 पर है। ये ग्रहों की स्थिति। अब देखिए दर्शकों, लगन के उदय अंश से 3:51 351 3 डिग्री 51 पर जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो पहला देश कोण शुरू हुआ। तो पहला देश कोण शुरू होकर के 21वां देश कोण यहां पर शनि जब आ जाएगा 3:15 के बाद 3:51 में यहां पर खत्म हो जाएगा पहला देश कोण। आप ऐसा सोचो, यहां पर खत्म हो जाएगा 3:51, यहां पर खत्म हो जाएगा। ये बोर्ड लग गया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 3:51 तक आपका 21वां होगा, फिर 3:51 से 10 डिग्री और जोड़ो 13:51 तक, ये फिर आपका दूसरा आएगा। तो दूसरे में गुरुदेव आ गए और दूसरा ये होगा 22वां देश कोण। यहां तक तो 81, यहां तक तो 21वां आ गया, 3:51 तक तो 21वां आ गया। यहां पर 3:15 में शनि जो था वो 21वें में आ गया। 22वें देश कोण में गुरुदेव आ गए, 3:51 से 13:51 तक 10 डिग्री का होगा और गुरु की है 12 डिग्री 51 मिनट। तो गुरुदेव है 22वें देश कोण में आ गए। 22वें देश कोण में क्या आ गए, वृश्चिक का दूसरा है, लेकिन इसमें आपका तुला लगन है तो कन्या का आएगा। तुला लगन है तो उसमें आपको वृश्चिक राशि में आएगा तो कन्या राशि का आएगा दूसरा देश कोण। वृश्चिक राशि में कन्या का होगा, लेकिन 22वां देश कोण होगा और 22वां देश कोण प्रभाव वही रहेगा जो मेष लगन से शुरू किया। आपका लगन कोई भी होने दो, 22वां देश कोण अशुभ माना गया है। गणना इसकी मेष राशि से की है, मेष राशि से वृषभ राशि में पड़ेगा दूसरा देश कोण। बाकी आपके उदय अंश से जो भी पड़ेगा अष्टम भाव में, अष्टम भाव के भी 3 तोड़े हम, पहले 10 मिनट का, 10 डिग्री का, फिर 10 डिग्री का, 10 डिग्री का। तो जो बीच वाले में पड़ेगा वो होगा 22वां देश कोण। उसमें जो ग्रह होगा उदय अंश से लेने के हैं, उदय अंश से उसमें जो ग्रह होगा वो 22वें देश कोण में होगा। 22 के देश कोण में जो ग्रह होगा वो हानि करेगा, हानिकारक करेगा। जैसे पूरी राशि मैंने पीछे जब 64 का जब बनाया था, 64 नवास में जो ग्रह होगा वो भी और 22वें देश कोण में होगा वो भी ग्रह, दोनों हानिकारक होंगे। और तीसरे देश कोण में यानी अष्टम भाव के तीसरे में चला जाएगा वो ग्रह हानिकारक नहीं होंगे। मोटी बात, समझने वाली बात है। तो यहां पर गुरुदेव जो थे, गुरु 22वें देश कोण में आ गए। देश कोण कैसे बने, एक राशि के 3 भाग बने, 3 भागे में 7 या सप्तम भाव आया, 1 2 3 4 5 6 सप्तम भाव तक 21वें बने। 21वां जितना 3:51 पर हुआ तो 21वां 3:51 पर खत्म होगा, फिर 22वां चलेगा। साधारण बात है समझने की। ये टेबल मैंने आपको बना दी, जो ज्यादा इंटरेस्टेड है बना के रखना, काम आएगी। और ये वृश्चिक राशि का दूसरा, ये और मकर राशि का पहला कारावास भी करा सकता है। ये 22वां देश कोण है, हानि करेगा। ये बात हुई 22वां देश कोण कैसे बनता है, क्या चर्चा है, क्या ग्रह प्रभाव देगा। गुरु यहां पर आ गया, यानी कहने का मतलब यह है तुला लगन की इस जातक की कुंडली में गुरु जो है 12 डिग्री 51 मिनट लेकर के हुआ तो 22वें देश कोण में आ गया। तो गुरु अपनी दशा अंतर्दशा में धन की हानि करेगा, जहां पर भी देखेगा वहां अशुभ देगा। और गुरु की यहां पर है खर्चा अधिक करेगा, सप्तम दृष्टि यहां पर है धन की हानि करेगा और नवम दृष्टि यहां पर नीच दृष्टि है सुखों की हानि करेगा। जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, कोई भी हो, चाहे कारक ग्रह भी होने दो, वो भी हानि करेगा अगर आपके 22वें देश कोण में ग्रह है तो। ये बात हुई। इसको गुरु को समझाने के लिए मुझे ये इतना ड्रामा करना पड़ा ताकि मेरे दर्शक समझ जाएं। अब बात करते हैं दर्शकों, साधारण तौर पर
दसम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में, मैंने आपको बताया दसम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में होता है तो अपने साथ कर्म लेकर के पैदा आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके अच्छी समान प्राप्ति हो जाती है, अच्छा होता है। लेकिन चंद्रमा विष नवास में आ गया, चंद्रमा विष नवास में आ गया, 14 डिग्री 17 मिनट है, चंद्रमा विष नवास में आ गया तो दसम भाव की यहां पर धज्जी उड़ गई। विष नवास में आ गया तो दसम भाव की धज्जी उड़ गई, व्यवसाय में परेशानी आ गई। और विष नवास में भी शनि भी आ गया। शनि तुला लगन के लिए पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है, 3 डिग्री 15 मिनट लेकर के है। यहां देख रहा है दसम भाव को, मैंने लाइव प्रोग्राम में ये बताया था, शनि देख रहा है, लेकिन तीसरी दृष्टि से देख रहा है वो अलग बात है। लेकिन शनि विष नवास में आ गया तो हानि करेगा। कारक ग्रह भी विष नवास में आ गया तो हानि करेगा। किसकी हानि करेगा? शनि अपने कारक की हानि करेगा। जिस भी भाव का स्वामी उस भावों की हानि करेगा। शनि वैराग तृष्णा का कारक है, उसमें भी हानि होगी, और अपने राशि जिसका स्वामी है उसमें भी हानि करेगा, ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो यहां पर शनि भी अशुभ हो गया और गुरु 22वें देश कान में आ गया और चंद्रमा विष नवास में आ गया। पुष्कर नवास में राहु और सूर्य आ गए। अब इधर तो देखिए, राहु पुष्कर नवास में आ गया, गुरु पुष्कर नवास, सूर्य पुष्कर नवास में आ गया। सूर्य किस चीज का कारक है? पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, प्रशासन का कारक है। उसमें बढ़ोतरी करेगा अगर उसका स्वामी है तो, और जिस भाव का स्वामी है उसमें बलवश करके अच्छा प्रभाव देगा। तो सूर्य प्रशासन देगा और आमदनी देगा, आमदनी का भाव का स्वामी है। और वैसे भी आमदनी के भाव का स्वामी धन में हो तो अति धनवान होता है, और सूर्य है तो ये सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करेगा। ये बहुत अच्छा शुभ योग है जातक की कुंडली में। सूर्य का पुष्कर नवास में आने का मतलब आमदनी अच्छी होनी। लेकिन व्यवसाय तो कर्म तो चाहिए ना, कर्म तो रहा नहीं, करे कहां से? क्यों? कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा विष नवास में आ गया, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई। और फिर राहु की भी पंचम दृष्टि आ गई, पीड़ित हो गई, वो एक अलग चीज है। मानसिक बल भी कमजोर हो गया, मानसिक बल भी कमजोर हो गया। चंद्रमा लगन पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित हो गया राहु से। और मैंने अनुभव में देखा है, मैं हमेशा बताता हूं, इनका कोई प्रबल पितृदोष होगा, कोई भी अतृप्त योनि में है, जब हमने पूजा कराई है तो प्रकट हो जाते हैं। तो ये राहु की भी दृष्टि चंद्रमा से भी गई, और बुध को भी। बुध द्वादश भाव का स्वामी है, स्वास्थ्य कमजोर करेगा, लेकिन राहु देख रहा है तो थोड़ी सी बुद्धि छीन भी कर देगा, उसमें कोई दाद नहीं। मेन मुद्दा यह था कि दसम भाव का स्वामी चंद्रमा विष नवास में आ गया तो व्यवसाय में परेशानी वाली दिक्कत आ गई। सूर्य पुष्कर नवास में है तो अच्छी आमदनी देगा, लेकिन काम तो चाहिए। मंगल साधारण तौर पर सप्तम भाव का स्वामी यहां पर है, द्वितीय भाव का स्वामी छठे उसमें द्वादश भाव में चला गया तो कोष को खाली कर देगा, खर्चा अधिक कर देगा। गुरु भी खर्चा कर रहा है और मंगल भी खर्चा कर रहा है, और काम तो है नहीं, आमदनी आएगी कैसे? सूर्य देव तैयार बैठे हुए आमदनी देने के लिए, धन की स्थिति सूर्य देव ने संभाल रखी है, लेकिन काम तो चाहिए। जब चंद्रमा नाराज हो गए तो सूर्य देव को भी सोचना पड़ रहा है, इसलिए चंद्रमा को बलवान करना पड़ेगा, विष नवास से उसको निकालना पड़ेगा। शुक्र की बात देखते हैं तो शुक्र लग्नेश है, तीर्थ भाव में है। तीर्थ भाव में कोई भी लग्नेश पुरुषार्थ करने वाला होता है, परिश्रम करने वाला होता है। अब शुक्र केतु के साथ है। ग्रंथ हमारे कई हैं, कोई जातक, अभी जैसे पीछे कमेंट आया कि भाई गुरु केतु का ये वो, हमने सब जवाब दे दिया। अलग अलग ग्रंथ है, अलग अलग का प्रभाव है। लाल किताब ये कहती है अगर शुक्र और केतु की युति हो तो दाम्पत्य जीवन पड़ोसियों का भी खराब हो सकता है, उसकी तो बात छोड़ो। तो ये शुक्र के साथ केतु दाम्पत्य जीवन में परेशानी देता है, और लग्नेश पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, और लगन भी पीड़ित हो गया। और चंद्रमा दसम भाव का स्वामी विष नवास में चला गया, और पंचमे से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि विष नवास में आ गया, तो सुख कोसों दूर हो गया। सुख कोसों दूर हो गया तो फिर कैसे होगा? ये स्थिति आ गई। अब इसके लिए जातक को नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, और लग्नेश का रत्न यहां पर धारण करे,
बुध पहले से यहाँ है, भाग्य भाग का स्वामी पहले से भी है यहाँ पर, और बुध और राहु की शांति करे, चंद्रमा राहु की शांति करे, लगन का रत्न धारण करे, अवश्य धारण करे, लगन का रत्न धारण करे, तो आपकी सारी राह आसान हो जाएगी और ये विष नवास खत्म हो जाएगा। फिर शनिदेव भी विष नवास से निकल जाएंगे, यहां से दृष्टि डालेंगे। शनिदेव जहां पर भी देखेंगे वो परिश्रम करा के देंगे, आसानी से नहीं दे देंगे, लेकिन दे तो सही, विष नवास से निकालेगा कौन? जब तक पितृदोष नहीं निकलेगा, विष नवास से नहीं निकलेगा, चंद्रमा विष नवास से नहीं निकलेगा, तो ये शांति करा करके आप अच्छा योग अच्छी ले सकते हैं। और गुरु के उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जब भी आपको शुभ स्थानों से गुजरेगा अशुभ प्रभाव देगा, क्योंकि वो 22वें देश कोण में आ गया। गुरु धन का कारक है, संतान का कारक है। जब आप नयन बलि श्राद्ध कर लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। नयन बलि श्राद्ध करने का मतलब है जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उनका प्रायश्चित हो गया। तो अच्छा काम करो, कारक तो कर्म तो करने पड़ेंगे, बिना कर्म किए तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक ये है साधना है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। और फिर अच्छे कर्म करो, कारक तो कर्म करो, आपकी राह आसान हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।